नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? ये कहानी का 18 पार्ट है। चलिए सुनते हैं फिर। वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठते हो। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे विनती से तुम्हारे बारे में बात करती थी, वैसे ही इनसे कैलाश से तुम्हारे बारे में बात करो। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं कराती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना। और विनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से विनती वापस लूंगी, समझे? या ना करना कि मैं ना रहूं तो मेरे बजाय विनती को रुला रुला कर कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था, जो सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे अक्षर उसके हृदय के चारों ओर पत्र को चीर कर अंदर बिठ गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने विनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मरोड़कर विनती को दे दिया। विनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराज ने थाली लगाई और बोली, भैया अभी नीचे आंगन धोवा जाए, आप जाए के ऊपर खा ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। विनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। विनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की विनती, चंदर ने भर्राए हुए गले से कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और विनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। विनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? विनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? विनती ने बड़े विनम्र स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, विनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? विनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई और इसी तरह दिन कटने लगे। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरी नहीं होती, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। विनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था।
वह रोज शाम को आता और विनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और विनती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला आता था। चूंकि सुधा के बिना उसका दिन काटना मुश्किल था, एक क्षण काटना मुश्किल था, इसलिए विनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक विनती से सुधा की बातें नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह मालूम ही नहीं हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी। उसकी जिंदगी के लिए लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में विनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह विनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर विनती को इस तरह अपनी सांसों की छांव में दुबकाए रहा जैसे विनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। विनती भी चंदर के माथे पे उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी विनती चंदर को हंसा नहीं पाई, चंदर का पुराना उत्साह लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहर लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झंझोर देता था। उन दिनों 2 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, विनती के पास भी नहीं जाता था, विनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था और अपनों को तकलीफ दे सकता था, देता था। फिर जो ही सुधा का खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता। विनती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर के इस भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद जितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। और उसे याद आ गई आम की फाक और सुधा की शरारत भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगे, और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुहाने दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे, और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्शों को झूठा बना रहा है, अपने ही सपनों का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारतें, वही खिजाने की बातें जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह विनती के यहाँ गया। विनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज। विनती बोली, हम क्यों खिलाएंगे? या तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। अरे चलिए, विनती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। आज बड़े खुश हैं। हाँ विनती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? विनती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मातम छा जाता है। अजी नहीं ती, विनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। विनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए, और उसने चंदर के कंधे पर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, विनती बोली। कुछ तेरे विवाह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, विवाह की नहीं, प्रेम की, विनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा,
गिलहरी को यह रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करे? कोई सिर पर प्रेम मर दे तो, विंती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़े खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन है अभागवा? जरा नाम तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, विंती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहाँ वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर? चंदन ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब ये कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंद को पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकते। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कह दूं कि मैं देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पैसा छोड़कर स्कंद को कैसे बन पाएंगे? लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। विंती ने बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदन ने पूछा। अभी कल आए। एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है विंती। अभी आते होंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब कुछ छोड़ दिया था। वह पता नहीं कब आएंगे। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिचारिया से कह देना वह चंदर के हाथ में पड़ गया है। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में कोसो। चंदन ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बेहाना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो विसारिया साहब पढ़ा रहे थे। विसारिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको विनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा। जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि विसारिया के दिल की धड़कनें डूबने से लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक अनदेखी की और हंसकर चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि पिछले महीने संभवत चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहानपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन के बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि विनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब विनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर विनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी। और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पे अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। विनती पर वह चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में विनती को छोड़कर वे निश्चिंत थे। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर ही रहे थे कि विनती ने आकर कहा, चलिए, मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठकर खड़ा हुआ। रास्ते में विनती बोली, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर विसारिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ विनती। विनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वर में, विसारिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है।
यह विनती नाम के क्या मायने हैं? बिसारिया ने अपने गले की टाई ठीक की और गर्मी में टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में विनती शब्द बड़ा मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं विनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी विनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन में कहा, हे विसारिया, बहुत चालाक, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और विनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं है? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसारिया बोला, छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ, माफ करना विसारिया, मैंने व्यर्थ में शंका की। विसारिया यह नहीं जानता था कि यह दांव इतना सफल होगा कि वह खुशी से फूल उठा। चंदन ने एक गहरी सांस ली। एक बात है चंदर बाबू, विसारिया ने पूछा। कुछ नहीं विसारिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था। आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर विनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को आकर्षित ना कर सके, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता, और मुझे तो बड़ी खुशी होती यह जानकर कि तुमने यह कविताएं विनती पर लिखी है, उसकी प्रेरणा से लिखी है। यह मत समझिएगा कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। यह तो कला का सत्य है। पाश्चात्य देशों में तो हर लोग कवि को प्रेरणा देने के वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उनकी कविता से ज्यादा महत्व उनकी कविताओं के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हाल में किसी विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था, जब तुम अपनी कविताओं की प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया विनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि विनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से विसारिया के संग्रह के पन्ने पलटने लगा। विसारिया के मन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उससे कभी मालूम ना था। या तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं, और जब चंदर इतनी स्पष्ट बातें कर रहा है तो विसारिया क्यों छुपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि विनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरिंडा, प्रसाद की देवसेना, दाते की बेत्रिस, किड्स की फैनी और सूर्य की राधा से बढ़कर मधुर अगर कहीं मुझे मिला है तो विनती में। इतना डूब गया मैं विनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इनका नाम ही क्यों ना विनती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई विनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो विनती बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार वाले लोग सभी नहीं होते। अगर घर के और लोगों को मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह ना जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उनकी प्रेरणाओं का महत्व नहीं मालूम। उस हाल में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो ना हम कुछ बोल पाएंगे ना विनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम विनती ही नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। विचारिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है कपूर तुम्हारी? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूँ। भावनाओं को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर विसारिया बोला,
लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरिया रखो? क्या? बिसारिया ताज्जुब से बोला, हाँ हाँ, गठेरिया, मेरा मतलब गन्ने की गठेरिया। दरवाजे के पीछे विनती से रहा न गया और खिलखिलाकर हंस पड़े और सामने आ गई। चंदर भी ठट्ठहास कर पड़ा। भिक्षारिया क्षण भर आंखें फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह ज्यों ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे हैं मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा मिस्टर कपूर, आपने को क्या समझते हो। वह चल दिया। अरे सुनो बिसारिया, चंदन ने पुकारा और हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसारिया मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने विनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा। चंदर बोला। विनती फिर हंस पड़ी। बिसारिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिम रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती हुई कुलकुले करती हुई गुरैया एक तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने क्या ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहानपुर गए थे। विनती भी जिद करके उसके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए हैं उन लोगों को कोई भी खत नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने वीरों को महज एक अर्जी भेजी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने से पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी। उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। अब वह इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास में पाठ की तैयारी करने और नोट्स बनाने में कट जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शाम बड़ी उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी जो दुख भरी ना होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती थी। एक बात जरूरी थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्भ से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस